हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस में सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड वीडियो है आपका। एंडोजेनेटिक फोर्स हम पहले ही देख चुके हैं और यहाँ पर अब हम एक्सोजेनिक फोर्स को कम्प्लीटली देखेंगे। जिसने एंडोजेनेटिक फोर्स नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया गया है। अब इसमें एक्सोजेनेटिक फोर्स में बेसिकली क्या होता है आपका, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun and also the gradients created by the tectonic factors। बेसिकली यहाँ पर ये क्या कहता है, ये कहता है बेसिकली जो भी एक्सोजेनिक फोर्स हैं वो एटमॉस्फेयर से ड्राइव करता है अपनी एनर्जी। मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितनी भी सोर्सेस हैं वो वहाँ से अपनी एनर्जी ड्राइव कर रहा है, एटमॉस्फेयर से ड्राइव कर रहा है। ओके, जहाँ पर आपका जो सन फैक्टर है टेम्परेचर के थ्रू वो वहाँ पर एक्सोजेनिक फोर्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ग्रेविटी स्लोप सरफेस है। बेसिकली यहाँ पर मान के चले आपका कोई रॉक रखा हुआ है तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर। ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड काम करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रेस, अगर यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इसको पेड़ पौधे या कुछ भी यहाँ पे रॉक्स को या ये ज्वाइंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये नीचे डाउन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है नीचे आने के लिए। ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेस के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ क्या होगा, नीचे आएगा। सो दिस इज एन एक्सोजेनेटिक फोर्स। आफ्टर दैट यहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज क्या है, जैसे कि आपकी ये रॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चले ये कोई डेजर्ट एरिया है, अब यहाँ पर बार बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण भी यहाँ पर क्या होगा आपका, बेसिकली ये रॉक यहाँ पर धीरे धीरे इसकी जो सीट्स हैं वो उखड़ने लगेंगी। ठीक है, इरोड होना चालू हो जाएंगी, वेदर होंगी यहाँ पर। तो टेम्परेचर चेंज हो गया आपका। इसका क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस में आप देखें यहाँ पर, केमिकल प्रोसेस में आप ये देख सकते हैं। ओके, केमिकल प्रोसेस यहाँ पर ये क्या थी, ये डोलोमाइट्स वगैरह या सैंडस्टोन्स वगैरह के ये रॉक्स, जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक्स हैं। ठीक है, सॉफ्ट रॉक्स क्या थे, डोलोमाइट्स वगैरह के थे। तो ये बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, ये जब ग्लेशियर्स या रनिंग वाटर वगैरह आया तो उसमें घुल गए। सो बेसिकली क्या है, केमिकल प्रोसेस के कारण है। केमिकल प्रोसेस के कारण क्या होगा, देयर विल बी अ लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स, लूजनिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा। सॉल्युबल मिनरल्स क्या होंगे, यहाँ पे डिसॉल्व होंगे। जो मिनरल्स थे सॉफ्ट रॉक्स क्या होंगे, यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर केमिकल प्रोसेस का प्रोसेस बताया गया है। आफ्टर दैट टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। वन बात है, टेम्परेचर में आपको बता ही चुका हूँ। प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कोई रॉक है यहाँ पर मान के चलें बारिश हो रही है तो ये क्या हुई, वेट हुई, फिर ये ड्राई हुई, वेट हुई, ड्राई हुई। ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं बेसिकली आप देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स के रूप में काम करती है, और जो रॉक्स वगैरह है उनको वेदर करने में काम करती है। आफ्टर दैट एक टर्म होता है यहाँ पर डेन्यूटेशन। ओके, डेन्यूटेशन बेसिकली क्या होता है, बियरिंग ऑफ द लैंड मास। मतलब कि जो भी आपके रॉक्स वगैरह हैं इनको तोड़ना, फोर्स हो, विंड के कारण हो सकती है, ग्लेशियर, कोई भी एजेंट हो, वो मैटर नहीं करता। डेन्यूटेशन का कहने का मतलब है बियरिंग ऑफ द लैंडमार्क। अब उस प्रोसेस में सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है डेन्यूटेशन, जिसमें आपका वेदरिंग हो, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट हो, जो कि हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे क्या होती है मास वेस्टिंग, एरोजन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारी चीज़ें इस डेन्यूटेशन में यहाँ पर ये कवर होती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये तो एक नॉर्मल हो गई, अगर अलग से फैक्टर्स की बात देखी जाए तो एक्सोजेनेटिक फोर्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं। यहाँ पर मैं आपको फैक्टर्स बता चुका हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया फैक्टर्स में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। अब डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में किस तरीके से आपका ये काम करेगा। मान के चलें ये आपका, यहाँ पर ये आपका इक्वेटर पर है आप। ठीक है, ये इक्वेटर पार्ट हो गया। यहाँ पर आप ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया, सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो यहाँ पर सनलाइट
यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी रेनफॉल। तो बेसिकली ये सारे रीजन्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइमेटिक रीजन्स जो बन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, वेदरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्ट। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो वहाँ की डेंसिटी, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेजिटेशन का, वो डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस पर। ठीक है। सो कैसा टेम्परेचर, कैसा प्रेसिपिटेशन है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स में। आफ्टर दैट एल्टीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्टीट्यूड क्या है, अब सेम है, आप जितने एल्टीट्यूड जितना ऊपर चले जाते जाएंगे सनलाइट का बेसिकली उतनी ज़्यादा आपको इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलता है, क्योंकि सनलाइट तो अर्थ को बेसिकली कहते हो ग्राउंड से आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। करेक्ट। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाएंगे तो आपको हीट कम होती जाएगी, हीट कम होगी तो रॉक्स क्या होंगे, कम एक्सपेंड होंगे, कम एक्सपेंड होंगे तो वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड एंड इंसुलेशन का भी यहाँ पर रोल प्ले करता है। विंड एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। ओके। जब हम विंड लैंडफॉर्म्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर ये कोई रॉक से मान के चले और विंड यहाँ पर कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में इसको बार बार हिट कर रही है तो क्या होगा, इरोड होना चालू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से होगा उतनी ही जल्दी ये इरोड होगा। तो ये डिपेंड करता है। आफ्टर दैट फाइनली टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स कैसी है, हार्ड रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है। हार्ड रॉक है तो बेसिकली इट विल डेन्यूट तो होना है ही, उसको वेदर तो होना है ही, इरोड होगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉफ्ट रॉक है देन वो कम टाइम में बेसिकली क्या होगा, इरोड होना चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके। सो डिफरेंट ये सारे जो मैंने आपको बताया है अभी तक, ये जो पॉइंट्स बोले हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीन इक्वल, द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। ठीक है। ये सारी जो केमिकल फैक्टर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता ही चुका हूँ अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारी पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बोले हैं आपको वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आफ्टर दैट वेदरिंग बेसिकली है क्या। ठीक है। वेदरिंग बेसिकली होता क्या है, मैंने वेदरिंग बोला, आपसे इरोजन बोला, डेन्यूटेशन में बताया। तो वेदरिंग होता क्या है। सो वेदरिंग बेसिकली इज एन एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट टुक ओवर अर्थ मटेरियल्स। मतलब वेदरिंग जो बेसिकली है वो अर्थ मटेरियल्स पर, ठीक है, जो भी वेदर और क्लाइमेट का अफेक्ट होगा, एक्शन होगा बेसिकली, वो आपका बेसिकली यहाँ पर वेदरिंग है। जो भी अर्थ मटेरियल्स पर वेदरिंग, क्लाइमेट का और वेदर का अफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। करेक्ट। अब ये देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस विथ इन वेदरिंग्स विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर टू अफेक्ट अर्थ मटेरियल। अब कई सारी प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, हम देखेंगे आगे। वो या तो साथ में काम कर सकती हैं या इंडिविजुअली अलग अलग काम कर सकती हैं। तो वो देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं। पर वेदरिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मतलब कि यहाँ पर हवा आ रही है, ये बार बार इसको हिट कर रहा है, या फिर यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, इसको हिट कर रहा है। सो दैट विल बी योर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जहाँ पर आपका फोर्स लगे, वो है आपका वेदरिंग। एंड द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स। अब केमिकल डिकम्पोजिशन क्या है बेसिकली आपका, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है बेसिकली आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया डोलोमाइट सैंडस्टोन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वाटर आया, तो यहाँ पर जब ये वाटर आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर केमिकली क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सो दिस इज योर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स। या फिर आगे देखेंगे कि टर्माइट्स वगैरह हैं, टर्माइट्स वगैरह क्या करते हैं, टर्माइट्स वगैरह यहाँ पर गए, अर्थवॉर्म्स वगैरह, वहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया, उसके कारण भी ये रॉक्स क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। सो दैट विल बी योर बेसिकली यहाँ पर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट। सो ये डेफिनेशन है आपका वेदरिंग का। वेदरिंग में नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, वेदरिंग इज वेरी लिटिल और द नो मोशन ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस इन वेदरिंग, इट इज एन इन सीटू और ऑन साइट प्रोसेस। मतलब कि ये देखिए, ये रॉक है आपका, ये आपका हिट हो रहा है तो ये टूट रहा है। तो वेदरिंग प्रोसेस क्या कहता है, वेदरिंग प्रोसेस कहता है इसका तोड़ना, जहां तक है वेदरिंग प्रोसेस उसको कहता है। फिर ये ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस। ओके। सो वेदरिंग क्या है, इसका तोड़ना, इसलिए इसको कहा जाता है कि नो मोशन प्रोसेस है, बेसिकली नो मोशन प्रोसेस है, स्टैटिक प्रोसेस है आपका ये, ठीक है। इट इज एन इन सीटू, और क्योंकि वो उसी जगह पर है ना, ऐसा तो नहीं है कि उसी जगह पर हो रही है ना, इस वजह से ये इन सीटू प्रोसेस है आपका।
weathering process are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. तो डेफिनेटली है कि रॉक का टोपोग्राफी क्या है, आपकी क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, जियोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिपेंड करता है। एंड क्लाइमेट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्लाइमेट करता है यहाँ पर। ये फिगर बेसिकली कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये फिगर क्या बता रहा है, क्लाइमेटिक रिजीम बता रहा है और उसके डेप्थ, रॉक्स की डेप्थ बता रहा है कि रॉक्स की डेप्थ क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये ट्रॉपिकल रीजन है आपका, यहाँ पर क्या है, रेनफॉल ज़्यादा होगी। अब जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ये बता रहा है कि जो हमारी रॉक्स हैं, ठीक है, अब बेसिकली रॉक्स आप देखते होंगे आइसोस्टेटिक, आपने अगर थ्योरी पढ़ी हो तो वो उस थ्योरी का क्या कहना है कि जो रॉक्स जितने ऊपर होते हैं उतने ही रॉक्स आपके नीचे भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर इसमें कहा है कि जो रॉक्स हम ऊपर देखते हैं वो नीचे भी फॉर्म होते हैं। डेफिनेटली बात है ना, वो रॉक्स नीचे, वहाँ पे भी वेदरिंग प्रोसेस वगैरह होती है। अब वहाँ पे वेदरिंग कैसे प्रोसेस होती है, जैसे वॉल्केनो आया तो ये रॉक्स क्या हुए, ये रॉक्स यहाँ पर टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो भी एक वेदरिंग प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पर रेनफॉल वगैरह ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो रॉक्स की डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप ये देखें, ये आपका फ्रेश रॉक्स है, फिर जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्ट्रेशन है, ओके, फिर जोन ऑफ मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्ट्रेशन है, फिर ये क्ले मिनरल जोन है, फिर यहाँ पर ये आपका एल्युमिनियम डोमिनेट जोन है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखेंगे सॉइल्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, राइट। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तुंद्रा में देखेंगे या फिर टैगा, सेमी डेजर्ट, तो यहाँ पर आपको जो देखेंगे फ्रेश रॉक्स आपको बहुत ही ऊपर देखने को मिल जाती हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये फिगर का एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ इतना ही बताता है। आफ्टर दैट इसमें वेदरिंग के 3 प्रोसेस बताए गए हैं, केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस यहाँ पर बताए गए हैं। एक एक प्रोसेस हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है ये प्रोसेस आपके, करेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन। अब ये सारी जो प्रोसेस हैं बेसिकली रॉक्स पर क्या होती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है। वो सॉल्यूशन हो सकती है, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्ट्स ऑन द रॉक्स टू डिकम्पोज, डिसॉल्व और रिड्यूस देम टू अ फाइन क्लासिक स्टेट थ्रू अ केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो ये सारी प्रोसेस एक रॉक्स पर क्या होती हैं, बेसिकली एक्ट होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। अभी कैसे हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा रॉक्स में, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई होने के कारण या फिर सॉइल वाटर या फिर कोई और एसिड्स के कारण जो वहाँ की जो रॉक्स हैं वो इन सारी प्रोसेस के साथ क्या होंगे, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उस रिएक्शन से क्या होगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप द केमिकल प्रोसेस रिएक्शन। जो केमिकल प्रोसेस रिएक्शन है उसको स्पीड अप करने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, वाटर, आपका ऑक्सीजन हो गया या फिर यहाँ पर हीट, ये 3 जो चीज़ें बताई गई हैं इनकी प्रेजेंस होना जरूरी है टू स्पीड अप योर केमिकल रिएक्शंस। Over and above the carbon dioxide present in the air, decomposition of plant and animals increases the quantity of the carbon dioxide underground. These chemical reactions on varies। तो ये कई सारी प्रोसेस हैं जो बताई गई हैं। सॉल्यूशन हो गया आपका, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन प्रोसेस के कारण क्या होगा, बेसिकली कोई भी रॉक्स यहाँ पर डिसॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस बताई गई है। फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या है, बेसिकली ये रॉक्स है इस पर बेसिकली फोर्स अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी भारी सामान आप देखेंगे रखा होगा तो बेसिकली क्या हुआ है, बार बार कोई चीज़ इसको बार बार अटैक कर रही होगी तो धीरे धीरे क्या होंगे, फाइन क्रिस्टल्स में यहाँ पर टूटना चालू हो जाएंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या बताया गया है, द फोर्सेस क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स सच एस ओवरबर्डन प्रेशर्स, मतलब ये रॉक है। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखें कई कुछ ठोस सामान रखा होगा तो ये टूटेगा, ठीक है, ड्यू टू अ लोड एंड द शेयरिंग स्ट्रेस। अब लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, मान के चले यहाँ पर कोई ठोस सामान रखा हुआ है और यहाँ पर बेसिकली कुछ बार बार हिट हो रहा है तो क्या होगा, अब यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, शेयरिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगा बेसिकली, तो ये क्या होगा, ये टूटना चालू हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। एक्सपेंशन ड्यू टू अ टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर है, मान के चलें ये रॉक से आप टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे मान के चले टेम्परेचर बार बार इंक्रीज हो रहा है या बार बार फिर रिड्यूस हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, तो टेम्परेचर चेंज जहाँ पर भी होगा तो ये रॉक्स क्या होगी, ये रॉक्स यहाँ पर
टूटेंगी। और दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है। इसी तरीके से यहाँ पर एनिमल एक्टिविटीज़ है, मान के चलें यहाँ पर एक एलिफेंट फैमिली यहाँ पर रहती है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर वेट राइज होगा। अब वेट जब राइज होगा तो बेसिकली ये भी टूटेंगे फिर। सो ये सारी प्रोसेस है। वाटर प्रेशर कंट्रोल बाई बैटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस, मान के चलें ये अपनी रॉक से यहाँ पर कुछ रेन हुई, फिर यहाँ पर ये गीला हो गया, बैट हुआ, फिर ये सूख गया, ड्राई हुआ, तो ये प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस के रूप में हेल्प करती है। Many of these forces are applied both at the surface and with a different earth material leading to the rock fractures। अभी क्या होगा, ये रॉक से आपका, तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ कुछ आप देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाएंगी, जिनसे ये सारी आपका पानी हो गया या फिर ये सारी चीज़ें हवा होगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से इंटर करना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो वही चीज़ है, दिस प्रोसेस आर वेरी स्मॉल एंड वेरी स्लो, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर यहाँ पर क्या है, फिर है आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, बेसिकली आपका जो मिनरल्स एंड आयंस हैं उनका या तो ऐड होना किसी रॉक्स में या फिर उनका रिमूवल होना उस रॉक से। अब वो कैसे होगा, अब वो आपका बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रोथ और द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उनके कारण आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट होगी। जैसे कि आप देखें वोरोइंग एंड बैजिंग बाई ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इन्होंने अपने रहने के लिए, ये बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर बोरो किया और ये अंदर चले गए। अब इस प्रोसेस से ये तो अंदर गए ही, जैसे ये है, इसके साथ ही साथ क्या होगा, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे क्या होगा, इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें इंटर करेंगी, जैसे कि पानी, एयर हो गया, वाटर हो गया, केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर करेंगी, जिसके कारण मॉइस्चर हो गया, ये रॉक्स और ज़्यादा ब्रेक होना चालू हो जाएगा, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर ह्यूमन बींग्स, जैसे कि आपको पता है वेजिटेशंस रिमूव करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए कल्टीवेट करते हैं, सॉइल को प्लगिंग करते हैं, तो वो प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर हेल्प करता है। फिर यहाँ पर बताया गया डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर्स हेल्प आल्सो हेल्प इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग्स, यहाँ पर ये हेल्प करता है। अब यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपने फिजिकल प्रोसेस में पढ़ा था एक उसी का ये बेसिकली रिजल्ट है। ओके, ये कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज एन रिजल्ट, उसी की एक फिजिकल वेदरिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अनलोडिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस एंड सॉल्ट वेदरिंग, उसका एक रिजल्ट है ये आपका। अब देखें ये एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन होता है कि फ्लैकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व सीट ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवर रॉक्स, मतलब कि ये रॉक्स है, इसकी जो एक कर्व सीट है, इसका बेसिकली फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस के कारण जो ये सीट गायब हो जाएगी, जो सीट अपनी इरोड हो जाएगी, वेदर्ड हो जाएगी, जो ये बेसिकली सीट है ड्यू टू अ टेम्परेचर चेंजेस, ओके, ड्यू टू अ एक्सपेंशन एंड इंड्यूस्ड बाय द टेम्परेचर चेंजेस, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सफ्लेशन बोलते हैं। अब ये देख सकते हैं आप रॉक्स एग्जाम्पल्स के रूप में। अब ये क्या हो रहा है, ये देखें आप, ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये पूरा था, लेकिन ड्यू टू अ टेम्परेचर चेंज, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने के कारण ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। यहाँ पर देखें ये पूरा एक लेवल था, बट ड्यू टू अ टेम्परेचर चेंज फिजिकल प्रोसेस यहाँ पर एक्ट हुआ, वेदर यहाँ पर रॉक चालू हो गए। सो ये सारी चीज यहाँ पर ये एक्सप्लॉइटेशन इसको बोलते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए हम सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग अब देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग क्या है आपका, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग में देखेंगे तो वेदरिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू ए स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेट एंड सॉइल्स। मतलब कि अब वेदर्ड प्रोसेस होगी, ये रॉक्स है, ये टूटेगा, ये टूटने के बाद ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स में बहेगा, तो यही तो आपकी सॉइल फॉर्म करेगा। और सॉइल फॉर्म होती कैसे है, सॉइल फॉर्म ऐसे ही तो होगी आपकी, तो ये सॉइल फॉर्म करेगा। इरोजन्स एंड मास मूवमेंट, इसको हम नीचे भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली इज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द वेदरिंग मेंटल्स। अब इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये फॉरेस्ट वगैरह में बायोम्स बायोडाइवर्सिटी में वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये रॉक टूटेगा, सॉइल फॉर्म होगी, सॉइल फॉर्म होगी, जितना रॉक ये टूटेगा, जिस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे, उसी तरीके से यहाँ पर ये रॉक्स टूटेंगे, सॉइल फॉर्म होगी, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट बनेंगे। वही तो इसमें कहा गया है कि बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस एंड फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वेदरिंग, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे गई है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या गया है, इरोजन कैन नॉट बी अ सिग्निफिकेंट if the rocks are not weathered, that means weathering aids mass wasting
erosion and reduction of reliefs and changes in the landforms are consequences of the erosions. erosions में बेसिकली क्या है, अभी जैसे इरोजन हो रहा है, ये रॉक्स को जब भी उठा के ले जा पाएगा ना जब वेदर्ड प्रोसेस होगा, तो इरोजन तभी सिग्निफिकेंट होगा जब आपका बेसिकली क्या होगा, तभी ये सॉइल फॉर्म हो सकती है जब ये रॉक्स वेदर्ड होगा, वेदर्ड हो गया फिर इरोजन होगा इसका, तो वो चीज़ तभी पॉसिबल है। आफ्टर दैट इसमें कहा गया है वेदरिंग और यहाँ पर एनरिचमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। सो यहाँ पर मिनरल्स वगैरह, तो यहाँ पर ये पूरे जो पैराग्राफ में है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कहा क्या गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो बेदरिंग होगी, ठीक है, ये रॉक से आपकी, अब बेदरिंग से क्या होगा, मान के चले यहाँ पर आपका रनिंग वाटर ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो बेदरिंग से क्या होगा, यहाँ पे कई सारे मिनरल्स हैं, तो जो मिनरल्स बेसिकली कई सारे मिनरल्स को क्या होगा, जैसे कि ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के कारण क्या होगा, ये बाकी मिनरल्स क्या होंगे, लीच डाउन हो जाएंगे, ठीक है, बाकी मिनरल्स क्या होंगे, लीच डाउन हो जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा, कुछ मिनरल्स लीच डाउन हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कुछ ही मिनरल्स रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका कॉपर है, एंड आफ्टर दैट मान के चलें कॉपर के बाद यहाँ पर माइका है, या मान के चलते फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब ग्राउंड वाटर आएगा तो माइका क्या हो जाएगा, लीच डाउन हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू द एनरिचमेंट ऑफ यहाँ पर कॉपर, इसलिए तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर रॉक्स हो जाएगी आपकी, तो कॉपर रॉक्स यहाँ पर इकट्ठा होगा, ये माइका क्या हो गया, लीच डाउन हो गया, इसी को कहा गया है एनरिचमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो व्हेन रॉक्स अंडरगो बेदरिंग सम मटेरियल्स आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और द फिजिकल लीचिंग बाय द ग्राउंड वाटर एंड देयर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूएबल मटेरियल्स इंक्रीजेस। सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है, without such a bathing taking place the concentration of the same valuable materials may not be sufficient and economy viable। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि कॉपर रॉक्स यहाँ पर कैसे बनी है, इसमें आपका बेदरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मास मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर मास मूवमेंट में क्या बताया गया है, इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। मास मूवमेंट क्या है, मास मूवमेंट बेसिकली क्या है, ये देखो आप, ये रॉक है आपकी, ये बेसिकली ये आपके ये स्लोप है, एंड ये आपकी रॉक हो गई। अब यहाँ पर हो सकता है कोई ज्वाइंट के कारण ये रुका हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ आपके हर्डल्स हों, ठीक है, मान के चले पेड़ पौधे सोइल्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और जब अगर ये हट जाएंगे, ठीक है, अगर ये हट गए तो ये रॉक्स क्या होगी, ये रॉक्स नीचे आ जाएगी। सो दिस इज योर मास मूवमेंट, दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस, तो ये टूट टूट के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डाउन द स्लोप्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होगा, बेसिकली ग्रेविटी के कारण होगा। अभी यहाँ पर क्या है कि ये इसमें क्या कहा गया, नेक्स्ट लाइन इसमें लिखी गई, दैट मीन्स एयर वाटर और आइस डू नॉट कैरी डेब्रिस विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डेब्रिस में कैरी विथ इट एयर वाटर और आइस। ये कह रहे हैं कि मान के चलें आपका ये यहाँ पर रॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले कुछ हर्डल्स थे जो इसको रोके हुए थे, अब ये हर्डल्स रिमूव हो गए। तो यहाँ पर ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर एयर है, जो वाटर है, उसके कारण ये नीचे आएगा, दैट वाज नॉट, वो कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, वो ग्रेविटी है, ठीक है। अगर ये हर्डल्स हुए तो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, और ये अपने साथ क्या होगा, बेसिकली हवा का झोंका लेकर आएगा, हवा का झोंका, पानी का झोंका, वो अपने साथ लेकर आएगा, एंड दीज आर नॉट द नेसेसरी फैक्टर्स, ओके, कि इनके कारण है, ये हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट, इस लाइन का अर्थ ये है। आफ्टर दैट जो मूवमेंट है वो आपका स्लो हो सकता है, रैपिड हो सकता है, अफेक्ट शैलो टू डेप्थ कॉलम हो सकता है, एंड इंक्लूड क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल्स। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके टर्म्स। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, अब इसमें क्या अंतर क्या होता है, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल में अंतर क्या है, मान के चलिए ये आपका ठीक है, ये इस तरीके से आपका स्लोप है, यहाँ पर देखें कि पानी आया और यहाँ पर एक रॉक्स है, ठीक है, तो वो उसको ले गया आराम से, वो हो गया आपका फ्लो, बिना टकराए आराम से ले गया। स्लाइड क्या हो गया, इसी जो स्लोप के ऊपर ही चलता हुआ नीचे आ गया, मतलब लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, वो आपका स्लाइड हो गया। फॉल क्या होगा, फॉल होगा बेसिकली सीधा आएगा, बिना इस स्लोप को टच करते हुए सीधा फॉल हो गया, दैट वाज योर फॉल। सो इट वाज द ग्रेविटी, जो पूरे प्रोडक्ट्स, बेदरिंग के पूरे प्रोडक्ट्स पर आपका यहाँ पर एक्ट करता है, वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण होता है। दैट मीन्स
वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट, थाउ इट एट मास मूवमेंट। वेदरिंग से जरूरी नहीं है कि आपका ये मास मूवमेंट होगा, वो हेल्प कर सकता है, बट इस बात से ग्रेविटी के कारण ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया गया ग्रेविटी इज द मेजर फोर्स। मास मूवमेंट के ऊपर बताया गया है दैट वो वेरी एक्टिव होता है वेदर्ड स्लोप्स पर एंड रेदर देन अनवेदर्ड स्लोप्स पर, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें आर एडेड बाय द ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स, करंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द मास मूवमेंट्स। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है बेसिकली दैट कि वो अपने साथ बेसिकली बस द ग्रेविटी के कारण मास मूवमेंट होता है, कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स प्री रिक्विसाइट प्रोसेस नहीं है इस मास मूवमेंट के लिए। That means mass movement do not come under erosion through how there is a shift added by the gravity from one place to another। तो ये पूरी चीज वही लिखी गई है। मटेरियल्स ओवर द स्लोप्स हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस। अब मटेरियल्स यहाँ पर ये रुका हुआ था रॉक्स, ठीक है, ये रॉक्स यहाँ पर रुका हुआ था क्योंकि इसका यहाँ पर जॉइंट था या फिर कोई हर्डल्स था जो कि ये सारी फोर्सेस आ रही थी, ठीक है, जैसे कि बेंड हुआ, वाटर हुआ, तो ये सारी फोर्सेस मटेरियल्स का खुद का अपना एक रेसिस्टेंट फोर्स था। जब तक वो रेसिस्टेंट फोर्स बेसिकली जो ये फोर्सेस आ रही थी, जब तक वो इसको रोक पा रहा था, जब तक इसका रेसिस्टेंट फोर्स हैवियर था इन फोर्सेस के, वो रोका हुआ था। एंड जब इसका ये फोर्स ये वीक हुआ, ये जब यहाँ पर मान के चले हर्डल्स था, पेड़ था यहाँ पर, जब ये टूट गया, जब ये वीक हुआ, देन दिस फोर्स यहाँ पर हैवी हो गई एंड ग्रेविटी के कारण वो क्या हुआ, वो नीचे आ जाएगा। सो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेस प्रीसीड मास मूवमेंट। कई सारी एक्टिविटीज हैं जो कि मास मूवमेंट को करती हैं, देख लेते हैं वो सारी एक्टिविटीज क्या है। सबसे पहले इसमें एक्टिविटीज बताई गई, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अब हाउ नेचुरल आर्टिफिशियल, मीन्स वही चीज है जैसे कि आपका ये स्लोप है, यहाँ पर रॉक्स है, अभी जो ये बेसिकली यहाँ पर जो इसको रोके हुए था बेसिकली, ठीक है, जो ये सपोर्ट था, ठीक है, अगर ये सपोर्ट ही खत्म हो गया दैट आइदर थ्रू योर नेचुरल और आर्टिफिशियल्स, तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन द ग्रेडियंट्स और हाइट ऑफ द स्लोप्स। अब मान के चलते हैं स्लोप्स की हाइट आपकी बेसिकली ज़्यादा है तो कभी ना कभी बहुत ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा, ठीक है, या फिर इसके ऊपर ये वेट यहाँ पर इंक्रीज हुआ ड्यू टू अ डेब्रिस, ठीक है, तो उसका वेट नीचे आएगा। ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ नेचुरली और बाई आर्टिफिशियल। मान के चलें कि यहाँ पर माइंस वगैरह हैं तो उसका कचरा यहाँ पर फेंकते जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसका वेट इंक्रीज होता जा रहा है तो ये नीचे आएगा यहाँ पर। ओवरलोडिंग ड्यू टू अ हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन, लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप्स। अब यहाँ पर मान के चलते हैं कि हैवी रेनफॉल हो गया, क्लाउड बर्स्ट वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से हैवी रेनफॉल हुई यहाँ पर तो भी इसका वेट बढ़ेगा और यहाँ पर ये क्या होगा, देन ये पूरा स्लोप जो क्या होगा, स्लोपी सरफेस हो जाएगा, ठीक है, स्लिपी सरफेस हो जाएगा, तो इसके कारण भी ये नीचे आएगा। एक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक आ जाए या कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो जाए, नेचुरल सीपेज वगैरह, या फिर हैवी ब्रेकडाउन, हैवी ड्रॉडाउन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स लीडिंग टू द स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवरबैंक्स। यहाँ से बेसिकली कोई वाटर वगैरह अगर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेक्स वगैरह से पानी यहाँ पे आ रहा है तो इजीली इसको भी यहाँ पर लेके चला जाएगा। या फिर इसका लास्ट पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस। अब वेजिटेशंस आपको पता है कि वेजिटेशन से ये क्या हुआ, रुका होगा, और जो वेजिटेशन से रिमूव हो जाएगा तो इसका जो सपोर्ट सरफेस है वो खत्म होगा और ये नीचे आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या लिखा है, हीविंग अप ऑफ swells due to a frost growth and other causes, फ्लो एंड स्लाइड्स आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द मास मूवमेंट्स। सो हीव हो गया आपका, फ्लो हो गया एंड स्लाइड्स, ये भी आपके बेसिकली यहाँ पर तीन मास मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर रिलेशनशिप में बताया गया है। अब हीव क्या है आपका, फ्लो क्या है आपका एंड स्लाइड क्या है। अब हीव क्या है, बेसिकली हीव आपका सोइल कवर यहाँ पर है आपका बेसिकली, तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो आपके जब तक रुके रहेंगे जब तक ये सोइल कवर्स वगैरह हैं उसको हीप बोलते हैं। फ्लो एंड स्लाइड क्या है आपका, पानी का बेसिकली मैंने बताया स्लाइड्स है तो वो फ्लो के साथ यहाँ पर बह गया, स्लाइड्स में धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है, तो ये तीनों डिफरेंट फॉर्म है आपके मास मूवमेंट्स की। तो ये पूरा यहाँ पर मास मूवमेंट के बारे में था। अभी हम देखेंगे यहाँ पर लैंडस्लाइड्स के बारे में कि लैंडस्लाइड्स के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। These are relatively rapid and perceptible movements। मान के चलें ये स्लोपी सरफेस है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड होनी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है आपकी, ठीक है। द मटीरियल्स इन्वॉल्व आर रिलेटिवली ड्राई। जो यहाँ पर मटीरियल्स इन्वॉल्व होते हैं वो रिलेटिवली कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। द साइज एंड शेप ऑफ द डिटैच मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द रॉक्स। अब ये आपका बेसिकली ये क्या है, आपका रॉक्स है, ये यहाँ पर जॉइंट है और ये जब जॉइंट खत्म होगा, ठीक है, ये इस तरीके से होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होगा, लैंड मास
आफ्टर दैट द डिग्री ऑफ द वेदरिंग, अब यहाँ पे किस तरीके की फोर्स लग रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप पर ये चीज़ डिपेंड करता है लैंड मास। आफ्टर दैट स्लम्प क्या होता है बेसिकली आपका, स्लम्प इज अ स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ द रॉक डेब्रिस विथ अ बैकवर्ड रोटेशन। अब बैकवर्ड रोटेशन क्या होता है ये देखें। अब मान के चलें ये आपका स्लोपी सरफेस है, ठीक है, ये आपका स्लोपी सरफेस हो गया, ठीक है, ये आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी रॉक है, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये मान देखेंगे आप, ये रीजन जब देखेंगे आप, ये जब नीचे आएगा, जो अंदर का पार्ट है जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो जो ये बैकवर्ड जो बाहर वाला पार्ट है बेसिकली आपका, जो ये बाहर वाला पार्ट है, तो आप ये देखेंगे ऐसा आता जाएगा, तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ये नीचे आता जाएगा अंदर वाला, और ये बैकवर्ड होगा, मतलब कि ये इस तरीके से जो रोटेशन होगा, ये नीचे आ रहा है और जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका अंदर की ओर पहुंचता जाएगा। सो दैट वाज योर बैकवर्ड रोटेशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस, उसको बोलते हैं हम स्लम्प। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि स्लम्प है क्या। रैपिड रूलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन, डेब्रिस स्लाइड, जो सीधा सीधा नीचे आ जाए उसको बोलते हैं हम डेब्रिस स्लाइड, और जो बैकवर्ड रोटेशन के साथ आएगा उसको बोलते हैं हम स्लम्प। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए स्लम्प और डेब्रिस स्लाइड में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा स्लम्प जो बैकवर्ड रोटेशन के साथ जो नीचे आए, एंड डेब्रिस जो विदाउट बैकवर्ड रोटेशन के साथ नीचे आए, डायरेक्ट नीचे आ जाए, उसको बोलते हैं हम डेब्रिस, ठीक है। डेब्रिस फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस, जो सीधा नीचे आ जाए उसको बोलते हैं हम डेब्रिस फॉल। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बीडिंग ज्वाइंट ऑफ फॉल्ट सरफेस इज कॉल्ड रॉक स्लाइड्स। अब ये है, अब यहाँ पर बेसिकली मान के चलिए रॉक है, अगर ये ज्वाइंट इसका खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नीचे होगा, जो ज्वाइंट खत्म होगा उसको बोलते हैं हम रॉक स्लाइड, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, एक रॉक स्लाइड हो गया, एक डेब्रिस स्लाइड हो गया, और एक आपका स्लम्प हो गया। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। स्लाइड्स अकर एज प्लेनर फेलर्स अलोंग डिसकंटिन्यूटीज, ओके, इसी को अलोंग डिसकंटिन्यूटीज, बेडिंग प्लेन्स दैट डिप स्टीपली, रॉक फॉल इज फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक फ्रॉम एनी। तो इसी को बेसिकली जो ये है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसी को बोलते हैं प्लेनर फेलर। जो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर जो ये जॉइंट था वो जब खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर प्लेनर फेलर। तो याद रखिएगा प्लेनर फेलर क्या होता है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है, बेसिकली मास वेस्टिंग और जो मास मूवमेंट है उसमें बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं है। कई जगहों पर मास मूवमेंट और कई जगहों पर इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबल यहाँ पर यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये देखें, इन अवर कंट्री इंडिया की मैं बात करें, डेब्रिस एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन द हिमालय। जो भी लैंडस्लाइड्स वगैरह है, डेब्रिस एवलांची वगैरह है, वो हिमालय में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, ओके। तो ये पॉइंट ठीक है आपका, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। उसके कई सारे रीजन हैं। पहला रीजन यहाँ पे बताया गया कि हिमालय आर टेक्टोनिकली एक्टिव। पहला रीजन क्या है कि हिमालय आर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है आपका। सेकंड यहाँ पर क्या बताया है, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तीसरा है द स्लोप्स आर वेरी स्टीप। तो ये तीन पॉइंट याद रखिएगा कि ये आपके हिमालय पर लैंडस्लाइड्स एंड एवलांची क्यों है। पहला टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, तीसरा दे आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि अनकंसोलिडेटेड है, ओके, एंड फोर्थ इज योर स्टीप, स्लोप्स बहुत ज़्यादा स्टीप है। लेकिन उस वहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं हिमालय को नीलगिरी से, ठीक है, नीलगिरी से कंपेयर करते हैं या फिर वेस्टर्न घाट्स वगैरह से कंपेयर करते हैं द बेस्ट कोट्स, तो हमें देखने को मिलता है कि जो ये साउथ का रीजन है ये बेसिकली क्या है, टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन है। अब जब ये टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन है और यहाँ पे जो रॉक्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से है, ये हार्ड रॉक से है, मतलब कंसोलिडेट पूरा है, ठीक है, हार्ड रॉक से, पर फिर भी आप यहाँ पर तो फिर नहीं होना चाहिए। अब बनी बात है ना, फिर यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड से एवलांची नहीं देखने को मिलने चाहिए, पर हमें लैंडस्लाइड से एवलांची यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है,
उतनी फ्रीक्वेंट नहीं है पर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है दैट मैनी स्लोप्स आर स्टीपर विथ ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स एंड एस्कार्पमेंट्स इन द वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी हिल्स। बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है यहाँ पर, ठीक है। मैं एस्कार्पमेंट्स क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था एस्कार्पमेंट्स के बारे में। आपका ये देखें, ये कोई माउंटेन है, पहाड़ टाइप का है, ठीक है, इस टाइप से, और सीधा आप देखेंगे ये सीधा इस टाइप से हो जाता है। मतलब ये पूरा, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वैली है, खाई हो गई यहाँ पर, तो सीधा जो ये है उसको बोलते हैं हम एस्कार्पमेंट्स। तो इस टाइप्स की जब आपको देखने को मिलेंगी, अब ये क्या हो गया, बिल्कुल ही स्टीप हो गया ना, राइट एंगल पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट राइट एंगल पर फॉर्म हो रहा है। सो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, तो इस फॉल होगा तो ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा ना। सो दैट वाज, इस वजह से भी आप देखेंगे कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह देखने को मिलती हैं। मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू अ टेम्परेचर चेंज एंड रेंजेस यहाँ पर प्रोनाउंस्ड है। मैकेनिकल वेदरिंग, टेम्परेचर चेंज के कारण ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स बता दिए गए। पहला वर्टिकल क्लिफ एस्कार्पमेंट, सेकंड मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दे रिसीव हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओवर द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ मैकेनिकल रेनफॉल यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा है ओवर अ शॉर्ट पीरियड्स, इस वजह से आप यहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे बेसिकली यहाँ पर मेंस में भी ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखेंगे कि इरोजन प्रोसेस बचा हुआ है आपका, एंड दिस इज आपका पूरा यहाँ पर ये मैंने जो एक्सोजेनेटिक पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ओके एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा PCS 2022 के लिए तैयारी करनी है और उसका मेन ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, 9653013950। हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, एक प्री ओनली के लिए है, एक प्री प्लस मेंस के लिए, जहां पर आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।